ratios. Okay, so here is a snapshot of income statement, balance sheet, and you have to calculate inventory turnover ratio. So please calculate. Formula is cost of goods sold divided by average inventory. Average inventory would mean beginning balance of inventory plus ending balance of inventory divided by 2. 7.4. So overall the ratio for final year is 7.4. And we have already discussed कि जितना ज़्यादा ये ratio बढ़ेगा या जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा कंपनी के लिए. So moving on, next ratio, days of inventory on hand. Days of inventory on hand, please calculate. 49.3, that is approximately 50 days. And overall जितना ratio कम होगा उतना ही अच्छा बेहतर होगा. Receivables turnover. $3.97. Right. Days sales outstanding 91. Anyone who is not able to calculate these? Payables turnover. So purchases निकालने के लिए आप simply cost of goods sold लेंगे, plus करेंगे उसमें change in stock, that is closing stock minus beginning stock, और आप purchases को divide कर देंगे by average payables, that will give you purchases turnover. 107. Payable days ज़्यादा होना बेहतर होता है या कम होना बेहतर होता है? ज़्यादा होना बेहतर होगा. तो इसका मतलब है कि आप देर से पे कर रहे हैं तो आपके पास कैश ज़्यादा होगा. बट देन अगेन यू हैव टू फाइंड आउट रीजंस. क्या रीजन ये तो नहीं है कि कंपनी के पास कैश है ही नहीं. अगर कंपनी के पास कैश नहीं है या कंपनी इज सफरिंग लिक्विडिटी क्रंच ड्यू टू विच इट इज डिलेइंग पेमेंट्स टू सप्लायर्स, सो दैट वुड बी नेगेटिव. सेकेंडली, अगर पेमेंट लेट कर रही है कंपनी कैश रिलीज करने के लिए, तो मे बी सप्लायर जो है वो उसके ऊपर कोई कमीशन लेना शुरू कर दें या उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें या प्राइसेस बढ़ा दें. सो इट कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल. सो वाइल कम होना खराब है और ज्यादा होना बेहतर है, बट यू नीड टू फाइंड आउट द रीजंस कि किस वजह से. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर. So 7.6. Again, higher is better. Why? Because higher would reflect greater efficiency. Fixed asset turnover. 0.35. 0.35. And total asset turnover last ratio. सही है, ठीक है. तो पहले आप कैलकुलेट करेंगे. वंस यू हैव कैलकुलेटेड इट तो आपके पास हिस्टोरिकल ट्रेंड आ जाएगा. दिस इज ओनली फॉर 4 years, बट व्हेन यू परफॉर्म इट फॉर योर कंपनी you will do it for 10 years, that is past 5 years and future 5 years. Then you have to analyze the trend or you have to comment on the trend. So for example, these are the ratios that are available to you for the company that we have been discussing. इसके अंदर if you have to comment or if you have to analyze the changes, तो आप क्या चेंज एनालाइज करेंगे या फिर इसको देखकर आपको क्या लगता है कि कंपनी के साथ क्या हो रहा है, उसकी एक्टिविटी रेशियोज कैसे चेंज हो रहे हैं या एफिशिएंसी को क्या हो रहा है. सो एनी कमेंट्स ऑन दिस स्नैपशॉट दैट इज देयर ऑन द स्क्रीन. सो ओवरऑल इफ यू लुक इनटू इट, सो आपका जो इन्वेंट्री टर्नओवर है वो बढ़ रहा है और आपके इन्वेंट्री डेज कम हो रहे हैं. सो दैट मीन्स के इन्वेंट्री पे आप एफिशिएंसी लेकर आ रहे हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे, और ओवरऑल आपकी जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट हो रही है. दैट इज यू आर कीपिंग लोअर इन्वेंट्री लेवल्स. सो इन्वेंट्री की साइड पे आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, दैट इज यू आर एबल टू improve the efficiency. Receivables turnover आपका कम हो रहा है और days sales outstanding बढ़ रहे हैं. That means your customers are delaying your payments. Customer आपको देर से पे कर रहे हैं, तो customer क्योंकि देर से पे कर रहे हैं आपका receivables
पाइल अप होता जा रहा है, सो आपका क्योंकि रिसीवेबल्स पाइल अप होता जा रहा है, दैट शोस या दैट रिफ्लेक्ट्स कि एफिशिएंसी कम है. सो इफ यू लुक इनटू इट, सो डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग जो है आपके बढ़ रहे हैं, दैट मींस एफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग इज डिक्रीजिंग, क्योंकि आपका रिसीवेबल्स पाइल अप हो रहा है और आपको कस्टमर्स देर से पेमेंट कर रहे हैं. Secondly, number of days of payables. So overall payable days have decreased. That means कि you are paying more quickly. So आपके पास cash again कम होता जा रहा है, क्यों? क्योंकि आप payments ज़्यादा quickly कर रहे हैं to the suppliers. So again payments के end पे भी your efficiency has, working capital efficiency has decreased. That is you are making quicker payments. So दो चीज़ों का negative impact है, एक चीज़ का positive impact है. अगर मैं ओवरऑल वर्किंग कैपिटल देखूं, सो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर हैज सिग्निफिकेंटली डिक्रीज. दैट मींस कि मेरा जो सेल्स हैं विद रिस्पेक्ट टू वर्किंग कैपिटल वो बहुत कम होती जा रही हैं. दैट इज मैं वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहा हूं और उसके ऊपर सेल्स कम जनरेट कर रहा हूं. सो दैट इज अगेन रिफ्लेक्टिंग अ लोअर एफिशिएंसी. सो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर टेल्स मी कि ओवरऑल एफिशिएंसी हैज डिक्रीज. सो वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी हैज ओवरऑल डिक्रीज. और उसका रीजन क्या है? इन्वेंट्री में इंप्रूवमेंट थी, लेकिन जो रिसीवेबल्स और पेमेंट्स में जो प्रॉब्लम थी, दैट मोर देन ऑफसेट्स द इंप्रूवमेंट इन इन्वेंट्री. सो इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट था डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग और पेबल्स का, दैट हैज मोर देन ऑफसेट द इंपैक्ट ऑफ इन्वेंट्री. सो ओवरऑल जो इंपैक्ट है वो नेगेटिव आ रहा है, एंड योर एफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू वर्किंग कैपिटल हैज डिक्रीज. That means your efficiency with respect to management of short-term obligations and short-term assets have decreased or have weakened. लेकिन overall in longer terms or with respect to long-term assets, your efficiency have increased. That means जो आपके fixed assets है, you have been able to make them more productive, or you have been able to reduce your fixed assets while increasing your sales at the same time. लेकिन short-term assets के अंदर your efficiency has डिक्रीज. सो शॉर्ट टर्म एसेट्स की एफिशिएंसी डिक्रीज हो गई है, लॉन्ग टर्म एसेट्स की एफिशिएंसी ओवरऑल इंप्रूव ऑल ऑफ इट. सो इन्वेंट्री टर्नओवर इंक्रीज व्हिच इज अ पॉजिटिव साइन. रिसीवेबल्स टर्नओवर डिक्रीज एंड डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग इंक्रीज. इट विल नेगेटिवली इंपैक्ट द कैश. परचेजेस टर्नओवर इंक्रीज एंड पेबल्स डेज डिक्रीज. दैट विल अगेन नेगेटिवली इंपैक्ट द कैश साइकिल. ओवरऑल कंपनी की एफिशिएंसी जो है एबल टू नॉट इम्प्रूव. सो ओवरऑल कंपनीज एफिशिएंसी ऑन वर्किंग कैपिटल हैज डिक्रीज. सो दिस इज रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज इम्पैक्ट ऑफ रिसीवेबल्स टर्नओवर एंड परचेजेस टर्नओवर हैव मोर देन ऑफसेट द इन्वेंट्री टर्नओवर इम्पैक्ट.